नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त नीतीश शर्मा। दोस्तों, आज से आप सभी को ज्ञानी गुरुजी के इस मंच से हिंदी की सभी क्लासेस आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हिंदी का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ, चाहे वह व्याकरण का पोर्शन हो, चाहे वह काव्य शास्त्र का पोर्शन हो, चाहे वह साहित्य का पोर्शन हो। और इसके बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तो केवल आपका सपोर्ट, आपका प्यार। तो प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। बिल्कुल हिंदी को एकदम बेसिक शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एकदम अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और एकदम मैं आपका कोर्स एकदम कंप्लीट कराऊंगा, तो आप भरोसा कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए आज की इस कक्षा का आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के बारे में यदि बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो सबसे पहले प्रश्नों का सिलसिला तो यहीं से शुरू हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही बनता है कि यह जो हिंदी है वह किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो है दोस्तों यह किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है दोस्तों यह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अब जो हिंदी है वह फारसी भाषा का शब्द है, तो इस हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आप एक नदी का नाम सुने होंगे, सिंधु नदी। किस नदी दोस्तों? सिंधु नदी का आप नाम सुने होंगे। जो सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है, तो उस सिंधु नदी के किनारे जो ईरानी रहते थे, उस सिंधु नदी के किनारे जो ईरानी रहते थे, इन्हीं ईरानियों को हम पारसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसी भी कहते हैं। तो जो सिंधु नदी के किनारे जो ईरानी रहते थे उसके आसपास के क्षेत्र में, वो लोग स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? स को ह बोलते थे और ध को द बोलते थे। ध को क्या बोलते थे? द बोलते थे। तो उस सिंधु नदी को जो यह ईरानी लोग थे क्या बोलते थे? तो सिंधु को सिंधु न कह करके वो हिंदू बुलाते थे। हिंदू बुलाते थे। क्या बुलाते थे? हिंदू बुलाते थे। यानी सिंधु नदी को वो क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। और हिंदू बोलते बोलते यही बाद में चल करके ऋण होते होते क्या बन गया? हिंदवी बन गया। क्या बन गया दोस्तों? हिंदवी। और इसी हिंदवी से आज हमारे जो भाषा का विकास हुआ है, हिंदी भाषा आप देख रहे हैं, इसी हिंदवी से किसका विकास हुआ है दोस्तों? हिंदी का विकास हुआ है। तो यह था थोड़ा सा हिंदी के विकास क्रम, मतलब हिंदी का इतिहास क्या था, हिंदी नाम क्यों पड़ा। तो आपको बस इसमें यह ध्यान रखना है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी जो है यह किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। आपका सदैव आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है भाषा। क्योंकि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बातें करूंगा, एकदम छोटी छोटी चीज़ें पर मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। आपको पढ़ के बिल्कुल मज़ा आएगा, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो अब समझते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है भाषा, तो यह भाषा जो है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति की यदि बात की जाए तो भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। और भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। और बोलना यानी विचार प्रकट करना। बोलना यानी विचार प्रकट करना। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह विचार क्या होता है। तो विचार जो होता है दोस्तों, जो भी बातें हमारे मन में उत्पन्न हो रही हैं वही क्या है? विचार है। यानी जो भी बातें हमारे मन में उत्पन्न हो रही हैं वही सब क्या कहलाएंगे? विचार कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में उसी को हम क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। यानी यदि हमारे मन में कुछ भी उत्पन्न हो रहा है और जब तक मैं उस बात को सामने वाले से कह नहीं रहा हूँ तब तक वह क्या है? विचार है। और जैसे ही मैंने उस बात को सामने वाले से बोल दिया तब वह क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो यह भाषा है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है?
बोलना या विचार करना, बोलना या विचार प्रकट करना। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं, यदि परिभाषा की बात की जाए कि इस भाषा की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, तो भाषा जो होता है दोस्तों वह विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। यानी जब व्यक्ति अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति से यानी सामने वाले व्यक्ति से, ठीक है, वह क्या करता है, आदान प्रदान करता है, विचारों का लेन देन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य अपनी बातों का या फिर अपनी विचारों का किसी अन्य व्यक्ति से क्या करता है, लेन देन करता है, जिस माध्यम से करता है उसी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो भाषा जो है वह विचारों के आदान प्रदान का क्या है, माध्यम है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या है दोस्तों, साधन है। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा क्या बनेगी कि भाषा जो है वह विचारों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम अपने विचारों का लेन देन करते हैं, यानी हम अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आगे जो बात किया जाएगा भाषा की विशेषता। तो भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसको समझते हैं भाषा की जैसे कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए यहाँ पर चीज़ें मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और वीडियो थोड़ा सा बड़ा ना हो, इस वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कराया जाए। इस वजह से मैंने कुछ मेन बिंदु इस पर लिख दिए हुए हैं ताकि लिखने में टाइम न जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाषा की विशेषता। तो भाषा की विशेषता, भाषा की सबसे एक बड़ी विशेषता होती है कि भाषा क्या है दोस्तों, अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। अब इसको समझते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है, तो कैसे अर्जित संपत्ति है। तो इसको समझने से पहले जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी भाषा यदि हम सीख रहे हैं, मैं केवल हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, यदि उसे हम सीख रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं किसी के माध्यम से, मतलब समाज में रह करके किसी से हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। तो भाषा की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि भाषा को हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक जो होता है बोलना, तो बोलना जो होता है वह जन्मजात होता है, परंतु जो भाषा जो होती है उसको हम सीखते हैं, यानी बोलने का जो गुण होता है वह तो व्यक्ति में जन्मजात होता है, परंतु जो भाषा होती है उसको हम समाज द्वारा सीखते हैं, परिवार द्वारा सीखते हैं। तो भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी विशेषता कि भाषा जो है दोस्तों वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब सामाजिक प्रक्रिया यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप सभी लोग एक फिल्म देखे होंगे द जंगल बुक, और उसमें एक किरदार होता है मोगली का। जो मोगली नामक जो बालक होता है उसको बचपन से ही जंगल में छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसका जो पालन पोषण होता है एक जंगल के परिवेश में होता है। हालांकि वह होता तो है मनुष्य का पुत्र, परंतु वह जंगल में जानवरों के बीच में रहता है, इस वजह से उसके अंदर जानवरों की भाषा का विकास होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम जिस परिवेश में रहेंगे हम उसी प्रकार की भाषा को क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। तो इसीलिए जो भाषा होती है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम जिस समाज में रहेंगे उसी समाज की भाषा को क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाषा जो होती है वह अर्जित संपत्ति है, दूसरी बात कि सामाजिक प्रक्रिया है, यानी भाषा को हम समाज में रह करके ही सीखते हैं। अब तीसरी विशेषता के बारे में बात किया जाए तो इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी भाषा हो उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, यानी भाषा जो होती है वह परिवर्तनशील होती है, समय के अनुसार उसमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो आज हम हिंदी भाषा जो बोल रहे हैं हिंदी न बोलते। हिंदी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, संस्कृत से हुई है, और हमारी जो मूल भाषा है वह क्या है, संस्कृत है। अर्थात यदि भाषा परिवर्तनशील नहीं रहता, उसका अंतिम स्वरूप मतलब निश्चित होता है कि इसके बाद अब भाषा का कोई विकास नहीं होगा, तो आज भी हम कौन सी भाषा बोलते, संस्कृत ही बोलते, जो मूल भाषा है। ठीक है,
तो यानी इसकी एक सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता कि इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और जब अंतिम स्वरूप नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि भाषा क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। यानी भाषा समय के अनुसार क्या होती है दोस्तों, बदलती रहती है। यदि भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो आज संस्कृत से हम हिंदी तक नहीं आए होते। ठीक है, फिर अगली विशेषता देख लेते हैं कि इसका मानक रूप होता है। अब मानक रूप कहने का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज हो, मैं केवल हिंदी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, चाहे वह इंग्लिश हो या फिर उसके अलावा और कोई भी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, सबका अपना एक मानक रूप होता है, यानी निश्चित रूप होता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो हिंदी भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि है, और जो लिपि होता है, लिपि क्या होता है दोस्तों, तो उसमें किसी भी भाषा का चिन्ह निर्धारित किया गया होता है। तो मतलब इस भाषा के इस वर्ण को हम इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, मैंने मान लीजिए लिखा अ, तो यह देवनागरी लिपि का चिन्ह है। ठीक है, तो यह अ जो है यह मानक रूप है। इस अ को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं और इसको हम अ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह अमान्य है। तो कहने का मतलब यह हुआ, चाहे वह कोई भी भाषा हो, उसका एक मानक रूप होता है, उसका एक निश्चित रूप होता है, तभी जा करके वह सर्वमान्य होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें हम चर्चा करेंगे कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कोई भी भाषा यदि हमें सीखनी हो तो उसको सीखने के लिए हमारे अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, तभी जा कर के हम उस भाषा को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक शब्द लिखा है जिज्ञासा, तो आगे हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या पढ़ेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसमें आपको मिलेगा एक शब्द आएगा जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम कहते हैं क्या, जिज्ञासु। और जिज्ञासा किसे कहते हैं, तो जानने की इच्छा, यानी जानने की इच्छा को हम क्या कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, जिज्ञासा कहेंगे, यानी जानने की इच्छा। तो किसी भी भाषा को सीखने से पहले सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी जा कर के हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अनुकरण के बारे में। यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए जिज्ञासा के साथ साथ हमारे अंदर अनुकरण का भी गुण होना चाहिए। अब अनुकरण यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, अनुकरण का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि के अनुसार, या फिर इसी को हम कह सकते हैं नकल करना। यानी कोई भी भाषा मान लीजिए हम सीख रहे हैं तो उसका हमें अनुकरण करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमको बोलना पड़ेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि घर में एक छोटा बालक होता है, वह शुरू में उसके अंदर मतलब बोलने का तो गुण रहता है, परंतु वह उसके अंदर भाषा का विकास नहीं होता है। भाषा का विकास अभी नहीं हुआ रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है धीरे धीरे उसको बोलना आ जाता है। तो जो वह क्या करता है, वह धीरे धीरे चीज़ों को अनुकरण करता है, अर्थात वह अपने माता पिता द्वारा बोले गए शब्दों का क्या करता है, अनुकरण करता है, और उसी का अनुकरण करते करते वह धीरे धीरे भाषा को क्या करता है, सीख जाता है। ठीक है, तो भाषा सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता किसकी पड़ती है, तो जिज्ञासा की पड़ती है। यानी मनुष्य के अंदर या व्यक्ति के अंदर सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी जा कर के हम किसी भी भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे। दूसरी बात होती है अनुकरण का गुण, अनुकरण होना चाहिए। अनुकरण के बाद हमें क्या आना चाहिए, अभ्यास करना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज़ हम सीख तो लिए परंतु वह हमें लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, और लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अर्थात अभ्यास के माध्यम से ही हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी, भूल जाएंगी। तो अभी तक मैंने क्या क्या चर्चा किया है, एक बार पूरी बात का मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने बात किया कि यह जो हिंदी है वह किस भाषा का शब्द है,
तो हिंदी जो है दोस्तों वह फारसी भाषा का शब्द है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यह जो भाषा है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो भाष धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, भाष धातु से हुई है। फिर उसके बाद से यदि इसका अर्थ पूछ लिया जाए कि भाष का अर्थ क्या होता है, तो भाष का अर्थ होता है बोलना या विचार प्रकट करना। फिर यदि परिभाषा के संदर्भ में बात की जाए कि भाषा की परिभाषा क्या होगी, तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या है दोस्तों, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जिसकी सहायता से मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको भाषा की विशेषता बताई। तो पहली विशेषता क्या थी, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरी विशेषता भाषा जो है वह सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और चौथी इसकी विशेषता है कि भाषा जो है वह परिवर्तनशील होती है। और पांचवी विशेषता कि इसका मानक रूप होता है, यानी कोई भी भाषा होगी उसका एक निश्चित रूप होगा, उसका एक मानक रूप होगा, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बात किया कि भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि केवल यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जाए, चाहे कोई भी चीज़ हो, यदि हम सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, यानी जानने की इच्छा नहीं है, तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ों को सीखने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर जिज्ञासा के साथ साथ हमें अनुकरण करना भी आना चाहिए, यानी चीज़ों का हम अनुकरण कर सकें सही तरीके से, सही ढंग से, तभी जा कर के हम अच्छे से किसी भी भाषा को सीख पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी खासियत कि अभ्यास उसका करना पड़ेगा, यानी बार बार जब हम उसका अभ्यास करेंगे, रिपीट करेंगे, तभी जा कर के वह चीज़ें हमको लंबे समय तक याद रहेंगी। इसके बाद अगर बात किया जाए भाषा के विकास का क्रम या भाषाई कौशल क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यह रीट और टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अभी केवल मैं आपको हिंदी भाषा का परिचय बता रहा हूँ, आखिर हिंदी का विकास कैसे हुआ और भाषा क्या हुई। अभी धीरे धीरे आपको और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। यह केवल एक थोड़ा सा इसका परिचय है कि आखिर होता क्या है, भाषा क्या होती है, इसके बारे में। तो देखिए भाषा के विकास का जो क्रम है, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, भाषाई कौशल। तो भाषाई कौशल जो होता है दोस्तों वह इसी क्रम में होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर जो सुनने का गुण होता है वह जन्मजात होता है। सुनने का गुण क्या होता है दोस्तों, वह जन्मजात होता है। और बाकी वह बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सारी चीज़ों को वह क्या करता है, समाज में रह करके अर्जित करता है। तो सुनने का गुण उसमें जन्मजात है, बोलने का भी गुण उसमें जन्मजात है, परंतु क्या बोलना है वह समाज से सीखता है। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा के विकास का क्रम क्या है या फिर भाषाई कौशल क्या है, तो हम बता सकते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यही भाषाई कौशल हैं, भाषा के विकास का क्रम है। यानी कोई भी भाषा का जो विकास होता है वह इसी सीक्वेंस में होता है, इसी क्रम में होता है। यहाँ पर एक और बात थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार जो भाषा का क्रम होगा या फिर भाषाई जो कौशल होगा वह क्या होगा, तो उनके अनुसार यह कौशल थोड़ा सा चेंज हो जाता है दोस्तों। उनके अनुसार सबसे पहले लिसनिंग आएगा, उसके बाद से स्पीकिंग आएगा, उसके बाद से इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, राइटिंग आएगा, राइटिंग के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, रीडिंग आएगा। यानी मारिया मॉन्टेसरी ने भाषाई कौशलों का जो भाषाई कौशल, इसका जो विकास क्रम है, उन्होंने सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना, इसको माना है। इसके अलावा अन्य जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वह सब इसी क्रम को स्वीकार करते हैं। यानी भाषा विकास का जो क्रम होता है वह यही होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार के बारे में, यानी भाषा के कितने भेद होते हैं। तो भाषा के 3 भेद होते हैं दोस्तों। पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। अब बात यह आती है कि मौखिक भाषा किसे कहेंगे, लिखित भाषा किसे कहेंगे, सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे। तो मौखिक भाषा की यदि हम परिभाषा देना चाहें
तो मौखिक भाषा में दोस्तों जब व्यक्ति अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर प्रकट करता है तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। यानी जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करता है, बोल करके करता है, तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। तो इसमें व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान बोल कर करते हैं। यानी मौखिक भाषा जो होती है दोस्तों, इसमें हम विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे, तो बोल करके करेंगे, ध्वन्यात्मक रूप में करेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, इस समय मैं अपने विचारों को आप तक बोल करके पहुंचा रहा हूं, यानी आप हमारी बातों को हमारे द्वारा बोले गए शब्दों के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यह भाषा का कौन सा प्रकार हुआ? मौखिक प्रकार हुआ, यानी मौखिक भाषा है। मौखिक तरीके से हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर दूसरा प्रकार आता है दोस्तों लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या है? तो इसमें व्यक्ति लिख कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिख कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लिखित भाषा में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करेंगे, तो उसे हम कहेंगे लिखित भाषा। ठीक है। और तीसरा प्रकार आता है सांकेतिक भाषा। तो इसमें विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से होता है। कैसे होता है दोस्तों? संकेतों के माध्यम से होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, इसमें सबसे सरल भाषा कौन सी है और सबसे कठिन भाषा कौन सी है? यहाँ से सबसे अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि ताली का बजना या फिर चिड़िया का चहचहाना, ठीक है, या फिर सीटी का बजना, यह किस भाषा के अंतर्गत आएगा? यानी यह भाषा के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों ताली का बजना हो, चिड़िया का चहचहाना हो, चाहे सीटी का बजना हो, या फिर आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे सड़क के किनारे एक ऐसे खंभा लगा रहता है और उस पर कुछ ऐसे निशान बने हुए रहते हैं। ठीक है, उस पर कुछ ऐसे निशान बने हुए रहते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सड़क किनारे जो बोर्ड लगा होता है उस पर मतलब वो किस भाषा का वह कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो देखिए चाहे वह कोई सा भी संकेत हो, चाहे वह कोई भी ध्वनि हो, ये भले ही वह हमें सुनाई दे रही है। जैसे यहाँ पर ताली का बजना, ताली हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका हमें अर्थ स्पष्ट नहीं है, मतलब वह सार्थक नहीं है कि वह ताली जो है वह मतलब उसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, जैसे चिड़िया का चहचहाना, भले ही इसको हम कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु जब तक हमें भले ही कोई ध्वनि सुनाई दे और उसका कोई निश्चित अर्थ न हो, तब तक वह सांकेतिक भाषा ही रहती है। क्या रहती है दोस्तों? सांकेतिक भाषा ही रहती है। उसी तरह जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पर लिखा है, भले ही यह कुछ भी सिंबल बना दिया गया है, लिखित रूप है, परंतु इसको हम लिखित नहीं कहेंगे, सांकेतिक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सांकेतिक ही कहेंगे, क्योंकि यह जो लिखा है, यह जो संकेत बनाया गया है, इस पर कोई स्पष्ट शब्द नहीं लिखा गया है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा ही कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का जो प्रकार 3 है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, इसमें सबसे आसान कौन सी भाषा है और सबसे कठिन कौन सी भाषा है? तो इसका उत्तर देखिए, जो मौखिक भाषा है दोस्तों, यह सबसे सरल भाषा होती है। अब सरल होती है तो इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि यह सरल है? और यह जो लिखित भाषा होती है दोस्तों, लिखित भाषा जो होती है, यह सरल
और कठिन, सरल और कठिन दोनों होती है, सरल और कठिन दोनों होती है। और जो सांकेतिक भाषा होती है दोस्तों कठिन होती है, कठिन होती है। अब इसका थोड़ा सा रीज़न समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मौखिक भाषा सरल क्यों होती है और लिखित भाषा सरल और कठिन दोनों क्यों होती है और सांकेतिक भाषा कठिन होती है। देखिए, जैसे मौखिक भाषा सरल इसलिए है क्योंकि सबको बोलना और सुनना आता है। यदि मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा आपको समझ में आ रही है और मैं उस चीज़ को बहुत ही आसानी से बोल दे रहा हूँ और आप आसानी से समझ भी ले रहे हैं, अतः यह क्या हुआ, सरल हुआ। मौखिक भाषा जो क्या हुआ, सरल हुआ। परंतु जो लिखित भाषा होता है, यानी भले ही व्यक्ति अनपढ़ हो उसे बोलना आता है और उसे सुनना भी आता है, यानी वो आप कुछ भी कहेंगे तो वो समझ लेगा यदि वह हिंदी भाषा जानता हो, हिंदी भाषी है तो, ठीक है। तो जो लिखित भाषा होगी यह सरल भी है और कठिन भी है। इसका कारण क्या है, सरल क्यों है, यदि मान लीजिए हमें हिंदी बोलना और लिखना दोनों आता है तब तो हमारे लिए सरल है, तब तो हमारे लिए क्या है, सरल है। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसे हिंदी बोलना तो आता है परंतु पढ़ना नहीं आता है, तो इस वजह से उसके लिए वह क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम उसको कोई पत्र दिए पढ़ने के लिए, उसे बोलना खूब अच्छा आता है परंतु वह अनपढ़ है, इस वजह से उस पत्र को पढ़ नहीं सकता है, तो उसे पढ़ने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो इस वजह से जो लिखित भाषा हो जाती है दोस्तों सरल और कठिन दोनों होती है। अब सांकेतिक भाषा जो होती है केवल कठिन होती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सांकेतिक भाषा होते हैं दोस्तों इसमें संकेत होते हैं। क्या होते हैं, संकेत होते हैं, और जो संकेत होते हैं यह निश्चित नहीं होते हैं। जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, कि मतलब कौन सा संकेत किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात संकेत निश्चित न होने की वजह से जो सांकेतिक भाषा होती है वो कैसी भाषा हो जाती है, कठिन भाषा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि एक यातायात पुलिस वह किस भाषा का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यातायात पुलिस द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास जो है दोस्तों वह हम दो दृष्टिकोण से देखेंगे। पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, और दूसरा संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कैसे हुआ है। तो मैंने आपको भाषा की विशेषता में सबसे बड़ी विशेषता बताई थी कि भाषा जो होती है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, यानी भाषा समय के अनुसार बदलती रहती है। तो भाषा की सबसे बड़ी विशेषता कि भाषा परिवर्तनशील होती है। तो आप जानते होंगे जो हमारी मूल भाषा है, मूल भाषा यानी संस्कृत है, और इसी संस्कृत को हम बोलते हैं दोस्तों कि यह सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की क्या है दोस्तों, जननी है। अर्थात संस्कृत को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम देववाणी के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं, यानी जो संस्कृत भाषा है वह देवताओं की वाणी है। और सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, तो संस्कृत है। यानी सभी भाषाओं की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो संस्कृत भाषा से मानी जाती है। और जो भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, इसी वजह से संस्कृत से कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, इसी क्रम में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो यह संस्कृत था, इस संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा आता है दोस्तों लौकिक संस्कृत। यह जो वैदिक संस्कृत है यह बहुत कठिन था, यह कठिन था, ठीक है। और जो यह लौकिक संस्कृत है दोस्तों यह सरल भाषा थी। अब कठिन और सरल कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि जो वैदिक संस्कृत है इसका जो प्रयोग बहुत कम लोग करते थे, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो विद्वान थे, वही लोग वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। और जो लौकिक संस्कृत था वह सरल था, यह आम जनमानस की भाषा थी, यानी आम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे उस समय वह लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। तो जो वैदिक संस्कृत है दोस्तों, इसी में जितने भी वेद लिखे गए, जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं, सब किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं।
और जो रामायण और महाभारत लिखा गया है वह लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। लौकिक संस्कृत जो थी वह सरल थी। अब आप जानते हैं जो चीज़ें सरल होंगी उसी का विकास आगे तक होगा, यानी जो चीज़ें आसान होंगी। तो लौकिक संस्कृत सरल होने के कारण इसका विकास आगे तक हुआ, और जो वैदिक संस्कृत था यह कठिन था, इसलिए इसका विकास यहीं रुक जाता है और आगे धीरे धीरे विकास होता है लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत से परिवर्तन होते होते एक नई भाषा का विकास होगा, पाली भाषा का। किस भाषा का? पाली भाषा का। और जिस समय जब पाली भाषा का विकास हुआ उस समय एक धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म दोस्तों? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो जब पाली भाषा का विकास हुआ उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। और इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो वैदिक संस्कृत था दोस्तों, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से 1000 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1500 से 1000 ईस्वी तक। और जो लौकिक संस्कृत है दोस्तों, इसका समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी मैंने बोल दिया। जो वैदिक संस्कृत है इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और जो लौकिक संस्कृत है इसका समय माना जाता है 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो जो वैदिक है वह कठिन थी, इसलिए इसका विकास यहीं पर रुक जाता है। जो लौकिक संस्कृत थी वह सरल थी, सहज थी, यानी आम जनमानस की भाषा थी, इसलिए उसका विकास आगे तक होता है और धीरे धीरे एक नई भाषा का निर्माण होता है, पाली भाषा का। और जब पाली भाषा का निर्माण होता है उस समय एक धर्म जो था, बौद्ध धर्म, यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी बहुत इसका प्रचार प्रसार था। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म, तो इस जो बौद्ध धर्म में आप सुने होंगे, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक जो है, तो वह त्रिपिटक जो थे, बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक थे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक नाम सुने होंगे, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। अर्थात यह जो बौद्ध धर्म के तीनों त्रिपिटक हैं, इन सबको किस भाषा में लिखा गया है? तो इन सबको पाली भाषा में लिखा गया है। तो यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो भाषा चल रहा था वह पाली भाषा का समय था, पाली भाषा का दौर था। अब थोड़ा और विकास हुआ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो फिर पाली भाषा से एक नई भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा। किस भाषा का दोस्तों? प्राकृत भाषा का। और जिस समय प्राकृत भाषा का विकास हुआ उस समय एक नया धर्म प्रचार प्रसार में आया, मतलब नया धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का। कौन सा धर्म? जैन धर्म। और जो जितने भी जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा कि जो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में। रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? तो लौकिक भाषा में। वेद और उपनिषद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो जो प्राकृत है, प्राकृत भाषा के समय जो धर्म चल रहा था वह जैन धर्म था। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का समय है। उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ? प्राकृत भाषा में भी बदलाव हुआ, अर्थात इसमें भ्रंश पढ़ना शुरू हो गया। भ्रंश का मतलब कि इसका रूप बिगड़ने लगा। भ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ना। एक तरह से प्राकृत का रूप बिगड़ने लगा और एक नई भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश का। एक नई भाषा का विकास हुआ दोस्तों, किसका? अपभ्रंश का। और अपभ्रंश का जो समय है वह है 500 से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का समय कब से कब तक? तो 500 से 1000 ईस्वी तक। और जो अपभ्रंश भाषा था इसी का एक प्रकार आता है, इसी का एक प्रकार है सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए अपभ्रंश के कई प्रकार हैं, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है। तो इसी का एक प्रकार आता है सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो इस हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो यदि ऑप्शन में सौरसेनी अपभ्रंश दिया है तो आप सौरसेनी लगाएंगे, सौरसेनी नहीं दिया है, अपभ्रंश दिया है तो अपभ्रंश लगाएंगे, अपभ्रंश नहीं दिया है तब क्या लगाएंगे? संस्कृत लगाएंगे। मतलब
आप प्रश्न के हिसाब से अपना आंसर देंगे जब भी देंगे। तो यहाँ तक का आपको बात समझ में आ गया होगा। और जो हिंदी का जो समय है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से अब तक, यानी 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, वह हिंदी का चल रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी का मानक समय क्या है, तो हिंदी का जो मानक समय है वह 1100 ईस्वी के आसपास माना जाता है। देखिए, इसमें जो इसका जो टाइम पीरियड एकदम से निश्चित नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा का विकास अचानक से नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे होता है। ये नहीं कि आज कोई भाषा चल रही है कल से कोई और भाषा, उसके मतलब विकास में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा जो समय है इसमें इधर उधर हो सकता है। तो मानक जो समय हिंदी का माना जाता है, मतलब हिंदी भाषा के विकास का जो मानक समय माना जाता है, वह 1100 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। तो इसमें हमने पढ़ लिया हिंदी भाषा का विकास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास संवैधानिक दृष्टिकोण से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।